चलो भाई, बस आवाज़ नहीं भाई। हाँ, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपना पार्लियामेंट। कल भी अपन चर्चा करी थी, ठीक है। हाँ, तो कल अपन ने जो बात करी थी पार्लियामेंट यानी जो हमारी संसद है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से लेकर 123 123 यानी 79 से लेकर 123 तक के जितने भी आर्टिकल होंगे वो हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड ही होंगे, याद रखना आपने। और कल अपन ने एक एक आर्टिकल के ऊपर बात करी थी, यहाँ पर चर्चा करें। तो आज जो हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली अपन ने? ब्रिटेन से ली है, याद रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है यानी संसद, इस संसद के जो अंग होते हैं, अंग वो कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। और ये अंगों की बात हमारी आर्टिकल 79 यानी 79 में ये दे रखा है। भारत का प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी मिलकर क्या करेंगे? हमारी संसद का निर्माण करेंगे। ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखना। कल भी अपन ने चर्चा करी थी, राज्यसभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को। लेकिन राज्यसभा बनी कब थी? 3 अप्रैल 1952 को बनी थी, याद रखना। उसके बाद हाँ, इसका पहले नाम क्या होता था? राज्य परिषद। 23 अगस्त 1954 इसका नाम क्या पड़ गया था? राज्यसभा पड़ा था। इसी प्रकार राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने भाई? 245, जिसमें से 8 मेंबर कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में बताया था दिल्ली से कितने होंगे आपके? तो 3। एक कहाँ से होगा आपका? पांडुचेरी से, ठीक है। 4 आपके कहां से होंगे? जम्मू कश्मीर से होंगे। इनके बारे में अपन बात करी थी। लोकसभा की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल को। लेकिन मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को ही क्या हुई थी भाई? मीटिंग हुई थी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ 81 आर्टिकल 81 के अंदर क्या दे रखा? लोकसभा। 79 में तो संसद, ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद। हाँ, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या होगी? अपनी लोकसभा होगी, याद रखना। आर्टिकल 82 में क्या था? थोड़ा थोड़ा और भी बताता हूँ, कल अपन डिटेल से चीजें पढ़ ली थी। 82 में ये दे रखे हैं कि जो प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है उस टाइम पर सीटों का निर्धारण करना। इसलिए सरकार ने फिर एक फैसला लिया, हर 10 साल के बाद तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, हर बार ऐसा करें। तो इसलिए याद रखना भाई, फिर एक संशोधन करके और फिर अपना एक तो याद रखना 1971 की जनगणना के आधार पर क्या कर दिया? सीटों का बंटवारा कर दिया। जैसे हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, हर राज्य में अलग अलग हैं। इन सीटों, किस राज्य में लोकसभा से कितने मेंबर चुने जाएंगे और राज्यसभा से कितने मेंबर चुने जाएंगे, इनका निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971। 1971 में जिस राज्य की जो भी जनसंख्या है उसी हिसाब से। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो याद रखना 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इसका मतलब क्या कि कौन सा गांव यानी विलेज किस लोकसभा क्षेत्र में आएगा और किस विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोटिंग करेगा, वह चीज अपने यहां पर डिसाइड करी गई थी। आर्टिकल 82। 83 में क्या दे रखा था? कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का एक सदस्य कितने साल के लिए रहेगा? 6 साल के लिए। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। इस बात को आपने याद रखना, यह अपन कल बात करी थी। उसके बाद आर्टिकल 84 में क्या दे रखी है भाई? योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखे हैं। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। लोकसभा में 25, राज्यसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्टिकल 85 में क्या है? लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संदेश कौन देगा? राष्ट्रपति। विशेष अभिभाषण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी ये सारे काम किसके होते हैं भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को। सत्र बुलाने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति। सत्र को समाप्त करना भी राष्ट्रपति का, लेकिन स्थगन करना किसका काम होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। कल क्या होता है? सत्र सत्रावन, ये सारी बातें अपनी पिछली क्लास में हो चुकी हैं। तो ये सारे काम जो हैं आर्टिकल 85, 86 और 87 किससे रिलेटेड है भाई? राष्ट्रपति से। आर्टिकल 88 के अंदर जब नई लोकसभा बनती है तो 87 में भाषण देगा। वैसे आपका कौन सा होता है? 86, जब प्रत्येक अपना कभी भाषण देना पड़ता है। 88 में क्या दे रखे भाई? अपना यहाँ पर मंत्री और महान्यायवादी के बारे में दे रखे हैं भाई। मंत्री और महान्यायवादी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। लेकिन यदि मंत्री राज्यसभा से बना है तो वो वोटिंग राज्यसभा में करेगा, लेकिन
अपना मीटिंग में भाग लोकसभा वाली में भी जा सकता है, वो जा कहीं भी रह सकता है लेकिन वोटिंग एक ही जगह पर करेगा, याद रखना। लेकिन महान्यायवादी भी ऐसा ही है, वो दोनों जगह क्या करेगा, भाग ले सकता है लेकिन कभी भी वोटिंग नहीं करेगा। मंत्री वोटिंग करता है, महान्यायवादी कभी भी वोटिंग नहीं करेगा, यानी मत का प्रयोग नहीं करेगा महान्यायवादी। उसके बाद भाई आर्टिकल 89 में क्या दे रखा है, राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं कौन कौन होते हैं, एक तो होता है सभापति और एक क्या होता है, उपसभापति। सभापति हमेशा कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति को 245 मेंबरों में से क्या करा जाएगा भाई, चुना जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। आर्टिकल 90 में क्या दे रखा है कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई, सभापति को। लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे यदि हम बात करें आर्टिकल 51 के अंदर क्या दे रखे हैं, सभापति और उपसभापति का जब पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा में हेड कौन होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति। यदि हमारे सभापति उपसभापति क्या हो जाएं, छुट्टी पे चले जाएं, 2 दिन की छुट्टी पे चले गए तो इसका निर्धारण राज्यसभा खुद कर लेगी, ठीक है। लेकिन यदि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परमानेंट ही नहीं रही तो फिर अगला कौन करेगा अध्यक्षता, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। इन दोनों में यही फर्क है। इधर क्या होगा, राष्ट्रपति निर्धारण करेगा यदि पद खाली हो जाए, या पद खाली नहीं हो रहा, सिर्फ अब्सेंट हो रहा, वो अब्सेंट 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल नंबर 92। आर्टिकल जो 92 है वो क्या कहता है, एक आर्टिकल जो है 82 उसमें सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प सदन में चर्चा में होगा तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस टाइम पर वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, ये बात आपके आर्टिकल 92 में है। आगे बात आती वही चीजें आती लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जो अधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, याद रखना, और एक क्या होता है भाई, प्रोटेम स्पीकर। ये आपने अच्छे से याद रखना। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जब हमारी नई संसद बनती है उस टाइम पर एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, और वो क्या करेगा, सभी को शपथ दिलाने का काम भी करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। हाँ, शपथ दिलाता है। आर्टिकल 94 में क्या दे रखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वही चीजें आप पढ़ते हम जब लोकसभा, कल आपने जो आर्टिकल कहां तक पढ़ दिए थे, 93 तक पढ़ दिए थे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आर्टिकल 94 लगभग में 110 आर्टिकल आपको करवाऊंगा, 110 तक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल नंबर 94 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब लोकसभा के सदस्य लोकसभा में सदस्य नहीं रहेंगे तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त कर देंगे, ठीक है। हाँ, यानी लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा तो साथ में इनका भी होगा। उसके बाद इसी में ये दे रखे हैं भाई, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो याद रखना, उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता भाई, अध्यक्ष को। यानी ये इंटरचेंज करते हैं, इस बात को याद रखना। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को, यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रिजाइन लेटर देता है। लेकिन राज्यसभा में उपसभापति सभापति को और जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, दोनों में फर्क यही है। हाँ, उसके बाद आर्टिकल जो 94, इसमें ये चीजें याद रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी शपथ पहले ले चुके होते हैं, याद रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 14 दिन पूर्व सूचना देकर संकल्प प्रस्ताव तत्कालीन जो सदस्य हैं उनसे क्या किया जा सकता है, हटाए। यानी यदि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो कितने दिन पहला सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और हटाएंगे कैसे भाई, उस टाइम पर जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत, यानी मान लीजिए 80 सदस्य लोकसभा में बैठे हैं तो यानी 41 सदस्यों की सहमति से क्या हो जाएगा, वो पद से हट जाएंगे। इस बात को याद रखना। चलिए
आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 95 के अंदर क्या दे रखा है, यदि भारत के लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है यानी रिक्त हो जाता है, उस टाइम पर अगली अध्यक्षता कौन करेगा, ये कौन निर्धारित करेगा भाई, राष्ट्रपति। तब तक नया अध्यक्ष, मान लीजिए आज हमारी लोकसभा में अध्यक्ष नहीं रहे ना उपाध्यक्ष रहे, उस टाइम पर अगली अध्यक्षता कौन करेगा, वो निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जब तक हमारा नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। इसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या रहे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले का निर्धारण वो खुद लोकसभा करेगी। यानी वही चीज आ गई सेम टू सेम, यदि पद खाली हो जाए तो निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति, और यदि वो अब्सेंट चल रही हैं तो फिर कौन करेगी, लोकसभा खुद करेगी, भाई हमारी अध्यक्षता ये बड़ा बंदा करेगा, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 96 में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहां पर हो, सदन में हो, तब वो अध्यक्ष नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आ रहा है, उस टाइम पर वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक वो प्रस्ताव पारित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब अपन जो आर्टिकल अच्छे से याद रखने हैं वो ध्यान से सुनना भी। चलिए अब बात आती है, ये आर्टिकल अच्छे से याद रखना भी, तो ये बड़ा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 97, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनका वेतन क्या होगा, ये चीज आपसे पेपर में पूछी जाती है। इनका वेतन जो है वो कौन, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, इनको इतनी सैलरी मिलेगी। अपने पेपर में पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है, और राज्यसभा के सभापति का वेतन भी कितना होता है भाई, 4 लाख रुपए होता है। इस बात को आपने याद रखना। किसमें 2.5 लाख होता हाई कोर्ट के अन्य जज का और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी का। तो ध्यान से सुनना एक चीज को, यहाँ पर एक कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है, बताइए भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन जो सैलरी है, वेतन किसके समान मिलती है, किसके समान मिलती है। पर हाँ, प्रश्न पूछता ये याद रखना, और ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, सीजीआई के बराबर मिलती है, आवाज नहीं, राष्ट्रपति, सीजीआई, ऑप्शन सी दे दिया उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के समान मिलती हैं, और ऑप्शन डी आपको आ जाएगा यहाँ पर कैग के समान मिलती है। और आपको 4 यहाँ पर नन ऑफ दीज लगा लीजिए, नन ऑफ दीज। और प्रश्न पूछ लिया गया उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख। क्या इसको 5 लाख मिलते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री को मिलते हैं 2,80,000, और सीजीआई को भी कितने मिलते हैं, 2,80,000, मतलब इनके बराबर भी नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को कितने मिलते हैं, 4 लाख, और सभापति को भी कितने मिलते हैं, 4 लाख, और सभापति तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसका मतलब इसका वेतन किसके बराबर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए आर्टिकल 98 जो है वो क्या कहता है, यहां पर दे रखे हैं हमारी जो लोकसभा होती है और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो भर्तियां होती हैं वो सचिवालय के द्वारा ही होती हैं। कई बार देखते हैं ना संसद में वैकेंसियां निकलती हैं, वो सारा सिस्टम इन्हीं के द्वारा होता है। ये सरकारी सिस्टम है, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वो अलग चीज है। ये क्या है, सारे के सारे आपने याद रखना। तो लोकसभा में एक क्या होता है भाई, महासचिव होता है, और राज्यसभा में भी क्या होता है भाई, एक महासचिव होता है। और महासचिव एक ऑफिसर होगा, याद रखना, आईएएस अधिकारी ही होता है, इस चीज को याद रखना। और ये यानी जनता का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है महासचिव के अंदर, ठीक है। तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक तो लोकसभा में महासचिव होता है और एक राज्यसभा में। ये पूरी जो कानूनी कार्रवाई होती है हमारी पार्लियामेंट की, वो सारा का सारा इन्हीं की देखरेख में होता है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए हमारी लोकसभा के पहले महासचिव कौन थे। पहले महासचिव, लोकसभा के पहले महासचिव की बात करें, पहला महासचिव, तो वो याद रखना भाई M.N. रॉय नहीं है, कॉल है।
ठीक है। हाँ, एम एन रॉय कौन थे? संविधान सभा के वो अपना मेंबर, वो सही प्रारूप तैयार करा था जिन्होंने। हाँ हाँ, एम एन रॉय। हाँ, यह डिमांड। वर्तमान में हमारी बात करें, वर्तमान में हमारे यहाँ पर महासचिव के रूप में जो काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है? उत्पल कुमार। क्या नाम है भाई? उत्पल कुमार। उत्पल कुमार जो हैं वो हमारे वर्तमान में लोकसभा के अंदर क्या कर रहे हैं? महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार राज्यसभा, राज्यसभा में आपसे पूछा जाए पहले महासचिव कौन थे, तो याद रखना भाई एस एन मुखर्जी, एस एन मुखर्जी थे, याद रखना। और जे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में कौन है चीफ सेक्रेटरी, तो वो याद रखना प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो वर्तमान में हमारे क्या हैं? राज्यसभा के महासचिव हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो सारे के सारे। अब आपने जो याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा में, एक तो हमारी लोकसभा होती है और एक हमारी राज्यसभा। अब यदि मैं पहले लोकसभा की पूरी बात बता देता हूं आपको, लोकसभा का बाकी रहता आपका। ये प्रश्न पूछा जाए लोकसभा में, एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, और एक हम बात करेंगे यहां पर महासचिव। अभी आपने जहां पढ़ा है महासचिव, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में हमारी लोकसभा के क्या भाई? अध्यक्ष हैं, याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष, हाँ पहली महिला अध्यक्ष की बात करें वो कौन थी भाई? मीरा कुमारी। और ये पॉइंट याद रखना है, मीरा कुमारी जो है वो आपने याद रखना है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए त्याग पत्र, त्याग पत्र देने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखना है त्यागपत्र देने वाले पहले। आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का है? लॉन्ग टाइम पीरियड तक लोकसभा में अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका नाम है भाई बलराम जाखड़। बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ जो हैं वो सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पर एच.सी. हेगड़े, हेगड़े और जी.वी. मावलंकर, ये ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। हालांकि इसमें आपने जो अच्छे से नाम याद रखने हैं, बताइए पहले कौन थे? जी.वी. मावलंकर। वर्तमान में कौन आपसे पूछा जाए? ओम बिरला। पहली महिला कौन थी? मीरा कुमारी। लंबे समय तक कौन रहे? बलराम जाखड़। त्यागपत्र किसने दिया है? नीलम संजीव रेड्डी ने। ठीक है, हाँ। उसके बाद आज उपाध्यक्ष, बताइए पहले उपाध्यक्ष कौन थे हमारी लोकसभा के? तो वो याद रखना भाई अनंत राय अयंगर। अनंत राय अयंगर, अनंत राय अयंगर, सयनम अनंत राय अयंगर इनका पूरा नाम था। ये लोकसभा के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे, इस बात को याद रखना। दूसरा यदि मैं बात करूं यहां पर वर्तमान में कौन है? वर्तमान में याद रखना वर्तमान में कोई भी हमारी लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है। 2 प्लान हो गए हैं, अभी तक कोई भी नहीं बना। आज तक कोई भी महिला उपाध्यक्ष नहीं बनी है, आज तक कोई भी महिला उपाध्यक्ष
नहीं बनी है, याद रखना। महासचिव अभी मैंने बताए थे दोनों के दोनों आपको। पहला महासचिव कौन था? एम.एन. कोल। वर्तमान में कौन है? तो उत्पल कुमार, याद रखना। क्या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, किसको? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष नहीं है। अब जैसे भाई वर्तमान में अब अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़े तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर जिस पद को नियुक्त किया जाएगा इनकी जगह पर, जब अध्यक्ष दिया या राष्ट्रपति को संबोधित करके देकर और फिर यहाँ पर जो निर्धारण किया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो तो होता तब बदल सकता, लेकिन संविधान में तो ये लिख रखा है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को देता है। ये चीज ध्यान में रखना, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। और उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष पार्टी का ही बनता, विपक्ष में कोई काम कर नहीं रहा अभी तक खास तरीके से, इस बात को याद रखना। चलिए, हाँ, राज्यसभा में क्या होता है? एक सभापति होता है और एक क्या होता है? उपसभापति। कल मैंने बताए थे सारे के सारे सभापति और उपसभापति के बारे में मैंने आपको कल बताया था। पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? सीपी कृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? कृष्ण राव मूर्ति। कौन थे? कृष्ण राव मूर्ति थे। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण। पहली महिला उपसभापति कौन थी? अल्वा वायलेट। क्या नाम था? अल्वा वायलेट। बताइए आपसे लंबे समय तक उपसभापति कौन थी? नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम था? नजमा हेपतुल्ला। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की क्या रही है? पहली महिला राष्ट्रपति और राज्यसभा में क्या रह चुके हैं? उपसभापति के रूप में काम कर चुके हैं। महासचिव मैंने बता दिए दोनों के, ठीक है। हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम शपथ की बात। शपथ देखिए, अच्छा बाकी पढ़ाएंगे, करो जल्दी करो, इनको नाम लिखो। नीलम संजीव रेड्डी। चलिए, एक दो याद करा दिए इसके इतने। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर शपथ की बात करते हैं, यानी ओथ। तो यहाँ पर ओथ का मतलब यानी शपथ, कौन किसको शपथ दिलाता है, वह सारी की सारी बात आर्टिकल 99। बताइए मेरे को, लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। हाँ, हालांकि लोकसभा का जो पूछ रहे, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? आपने ये नहीं कहना प्रोटेम स्पीकर, आपने कहना है लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेता, ठीक है। ये उत्तर देना आपने, क्योंकि वो तो सभी को दिलाई उसने शपथ दो। हाँ, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उपसभापति को कौन दिला देगा? सभापति दिला देगा, याद रखना आपने। हाँ, बाकी जो सांसद होंगे, पक्ष विपक्ष निर्दलीय, उन सभी को कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये सारी बातें याद रखना आर्टिकल 99 में। 100 में क्या दे रखा है भाई? कोरम के बारे में दे रखे हैं, यानी गणपूर्ति, जिसको आप बोलते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है आपका भाई? जब भी हमारे यहाँ पर, ध्यान से सुनना, जब भी हमारे यहाँ पर क्या होती है, लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग होगी, तो वह मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? जैसे भाई इस क्लास को शुरू करने के लिए कम से कम कितने विद्यार्थियों की जरूरत है, वही सिस्टम हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। और प्रश्न पूछा जाए हमारी संसद का कोरम कितना होता है भाई? 1/10। हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज का पूछे, भाई बताइए कोरम कितना होता है, तो आपने हमेशा क्या देना? 1/10। विधानसभा का कोरम कितना होता है? 1/10। विधान परिषद का 1/10। लोकसभा का 1/10। राज्यसभा का 1/10। प्राक्कलन समिति का 1/10। सभी में ऐसा ही करना है, एक दो चीजों को छोड़कर। बाकी यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10 करूंगा तो इसका कितना आ गया भाई? 55। लोकसभा में
55 और राज्यसभा में कितने 25। जब तक राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 सदस्य नहीं बैठेंगे तब तक वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हमारी संसद का कोरम कितना होता है, तो कुल सदस्यों का 1/10। हाँ, मंत्री परिषद का कोरम नहीं होता, ठीक है। मंत्री चाहे 1 हो चाहे 10 जने हो, कोई मतलब नहीं है, इस चीज को याद रखना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मंत्री परिषद का कोरम होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का, आप कहोगे नहीं होता, कोई कोरम नहीं होता। कोरम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का, और सभी का कितना होता है 1/10। जैसे हरियाणा की बात करें या यूपी की बात करें, यूपी की जो विधानसभा उसमें कितने मेंबर है 403, इसका 1/10 करेंगे तो कितना हो गया 41। जब तक यूपी के 41 एमएलए नहीं बैठेंगे विधानसभा में तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़े से आपने अच्छे से ध्यान में रखने। ये बात कहां दे रखी है भाई, आर्टिकल नंबर 100 में दे रखी है। अब हम बात करते हैं अगला आर्टिकल जो आएगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 100 कोरम पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितना होता है कोरम। अब आर्टिकल 111 में क्या दे रखा है भाई, स्थानों का रिक्त, यानी हमारे जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, सांसद होते हैं, उनका स्थान कैसे खाली होगा वह चीज यहां पर दे रखा है। क्योंकि अपने देश में क्या होता है, देखो ध्यान से, मैंने एक शुरू में राष्ट्रपति और टॉपिक में पढ़ा था लाभकारी पद, ठीक है। लाभकारी पद कौन से नहीं होते, कोई भी मंत्री हुआ, एमएलए एमपी जो हो गया, वो कभी भी लाभकारी पद पर नहीं होंगे, ना उपराष्ट्रपति होता लाभकारी, ना राज्यपाल होता है, इस टाइप के। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर ये मान लीजिए मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, ठीक है, और मेरा 1 साल का कार्यकाल बाकी है। अब क्या होना है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो मैंने क्या कर लिया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ दिया, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं लोकसभा का चुनाव भी जीत गया। और अभी फिलहाल कहाँ मेंबर था मैं, राज्यसभा में। अब मैं 2 जगह मेंबर हो गया, लेकिन मेंबर तो मैं एक ही जगह गिना जाऊंगा। इसलिए फिर क्या होता है आपका यहाँ पर, जो राज्यसभा होगी और लोकसभा, तब मैंने क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर अंदर आपका एक पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे तो मैं राज्यसभा का छोड़ू या फिर मैं लोकसभा का छोड़ू। यानी जब कोई सांसद दोनों जगह पर चुन लिया जाए, क्या कर लिया जाए, जब दोनों जगह पर चुन लिया जाए तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एक सीट खाली करनी पड़ेगी। या मान लीजिए मैं क्या होता हूं, लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या हो गया, मैं अपना एमपी बन गया, ठीक है, लोकसभा में। और फिर एक राज्य उसके विधानसभा के भी चुनाव हुए, मैंने सोचा मैं यदि एमएलए बन जाता हूं, क्या पता सरकार मेरे को मुख्यमंत्री बना दे, इसलिए मैंने एमएलए का चुनाव भी लड़ लिया। एमएलए और एमपी दोनों चुनाव लड़ लिए और मैं दोनों चुनाव जीत भी गया। जब जीत गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एमपी का छोड़ो चाहे एमएलए का। यदि मैं नहीं छोड़ रहा तो क्या कर लिया जाएगा, जो छोटा पद है वो ऑटोमेटिक 14 दिन के बाद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यानी फिर मैं एमएलए नहीं रहूंगा, सिर्फ क्या रह जाऊंगा, एमपी रह जाऊंगा। यदि मैं मान लो राज्यसभा का 1 साल रह रहा था, लोकसभा में नया बन के आ रहा हूं, तो मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊँ, राज्यसभा का ऑटोमेटिक, यदि मैंने कह दिया तो अलग बात है, वरना ऑटोमेटिक ये चीजें होती हैं। अब अपना जैसे क्या होता है, कई ऐसे भी अपने आदमी होते हैं जो चुनाव 2 जगह पर लड़ लेते हैं। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने 2 जगह, पिछली बार 2019 वाला इलेक्शन थे, 2 जगह से चुनाव लड़ा। अमेठी से भी चुनाव लड़ गया, अमेठी जो यूपी में है, और एक वायनाड जो साउथ इंडिया के अंदर पड़ता, वायनाड एक जगह पड़ती, वहां से भी, दोनों जगह से उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अपना देश में यू भी सिस्टम है भाई, एक ही आदमी कितनी जगह से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जरूरी को नहीं एक ही। दोनों जगह से चुनाव लड़ा, और यहां पर क्या हो गया, वो अमेठी से भी जीत गया और यहां से भी जीत गया, ठीक है। अब 2 जगह से तो उसने क्या करना पड़ेगा, एक छोड़नी पड़ेगी, और जैसे ही एक छोड़ दी तो एक वापस क्या हो जाएगी, लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, वहां पर क्या करवाए जाएंगे, उपचुनाव करवाए जाएंगे फिर एक सीट के ऊपर, ठीक है, दोबारा से। तो ये चीज यहां पर सारा कुछ दे रखा है। कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 101 में। 101 में क्या दे रखे हैं, यदि कोई एमपी, यदि कोई व्यक्ति
या व्यक्ति या सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुना जाता है तो उसको एक पद छोड़ना पड़ेगा। दोनों में चुना जाता है तो एक पद छोड़ना होगा, एक पद छोड़ना होगा। एग्जाम्पल लिखवा दिया मैंने आपको, बाकी इसका मतलब आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, या फिर वो बंदा क्या हो जाता है, एमपी या एमएलए, एमपी या एमएलए दोनों बन जाता है, उस टाइम पर भी एक पद क्या करना पड़ेगा, उसने रिक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो उसकी मर्जी है, कौन सा भी छोड़ सकता वो। मान लो हरियाणा मुख्यमंत्री का दावेदार है तो लोकसभा वाला छोड़ दो, वरना फिर 14 दिन के बाद उसका एमएलए का पद रिक्त हो जाएगा। तो ये बातें कहाँ दे रखी है भाई, आर्टिकल नंबर 101 में दे रखी है। बात समझ में आ गई, आर्टिकल नंबर 101। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 102। 102 में क्या दे रखी है भाई, सांसदों की अयोग्यताएं, ठीक है। हाँ, डिसक्वालीफाई यहाँ पर दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, वहां तो क्या था, दो जगह से एक जगह वाला पद रिक्त करना 101 में, तो 102 में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 102 में ये दे रखे आपका, मान लीजिए कोई भी एमएलए ओ एमपी है, सॉरी एमपी है, वो यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है, दिवालिया यानी डिफॉल्टर, बैंक के द्वारा लोन ले रखा हो और उसके ऊपर लोन ना भरा उसने, तो दिवालिया घोषित कर रखा हो, ठीक है। हाँ, या कोई केस वगैरह हो गया हो, ठीक है। हाँ, या फिर आपका वो क्या है, संसद में समय पर नहीं पहुंच रहा हो, संसद में यदि वो 60 दिन तक, कितने दिन तक, यह लाइन पूछी जा सकती है, संसद में यदि वो 60 दिन तक अनुपस्थिति में रहता है, अब्सेंट रहता है, अनुपस्थिति में रहता है तो उसका पद क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। यदि कोई भी अपना एमपी यानी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में 60 दिन तक क्या रहता है, अब्सेंट रहता लगातार, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, आपकी अयोग्यताएं कहलाएंगी। योग्यता तो क्या थी, 25 साल उम्र होनी चाहिए, 30 साल, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अयोग्यताएं वो हैं भाई, दिवालिया घोषित नहीं हो, पागल नहीं होना चाहिए, उसके बाद संसद में 60 दिन तक यदि वो अनुपस्थित है यानी एब्सेंट है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, याद रखना। आर्टिकल 102 है, 103 में क्या दे रखे हैं, 103 में ये दे रखे हैं, किसी भी सांसद की अयोग्यताओं का निधारण जो होता है, डिस्क्वालीफाई, अयोग्यताओं का निधारण कौन करेगा भाई, भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अयोग्यताओं का निधारण किसके द्वारा किया जाएगा, भारत। भाई वो अयोग्य है कि नहीं है, वैसे ही कह दो भाई तो हम सरकार है जिसकी, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है। 104 में क्या दे रखे हैं, जुर्माना दे रखे हैं। यदि मान लीजिए कोई बंदा 60 दिन तक अब्सेंट था तो उसको संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो संसद में बैठने लग जाता है, भाई मैं तो सांसद रहूंगा। तो यानी संसद के किसी भी सदन में बैठता है तो बैठ सके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 500 रुपये रोज का चार्ज देना पड़ेगा, एक दिन के 500 रुपये जितने। हाँ, आम आदमी बैठ सकता, 50,000 रुपये प्रति घंटा हिसाब से देने। बैठा आगे है, देख ले भी, बता दिया मैंने जुर्माना। हाँ, तो यानी उरे बात किसकी होगी, एमपी की। कदे उरे नोट में डाल कर लिख दो भाई आम व्यक्ति बैठता तो सर ने 50,000 रुपये जुर्माना बताया। हाँ, कदे कदे ये, हाँ ये नोट में मत लिख देना। तो पॉइंट याद रखना, 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना क्या करा जाएगा, उससे वसूला जाएगा, इस बात को याद रखना। 105 में क्या दे रखे हैं, जो भी हमारे एमपी हैं उनको जो भी वहां पर विशेष सुविधाएं दी जाती है वो सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। वेतन भत्ते वगैरह जो हैं वो 106 में दे रखे हैं, क्या कुछ मिलेगा उनको, सारी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। हालांकि ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए इनको। अब आर्टिकल आएंगे, अब आगे 107-8 वाले इंपॉर्टेंट जो अपने क्या है, बिलों से संबंधित है। हाँ चलिए, इस
इसमें आगे आर्टिकल, अच्छा ये समितियां दे दी पहले, मैं आपको एक दो आर्टिकल और करा देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें देखो एक आर्टिकल आपने याद रखना भाई 107, 108, 109, 110, 111 और 112, ठीक है। ये आर्टिकल जो अब लिखवा रहा हूं ना, ये सारे अच्छे से ध्यान रखना, ये आगे आ जाएंगे इसमें, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर अपना आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ 117 और 120 नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें पीपीटी में ऐड नहीं है और दूसरी पीपीटी में बाकी रहते हैं, वो देखो। चलिए इधर देखिए भाई, आर्टिकल नंबर 107 में क्या दे रखे हैं, अब ये समझने वाली बातें आगे सारी की सारी। आर्टिकल 107 में क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है भाई साधारण जो बिल होते हैं, साधारण बिल, सिंपल बिल जिनको बोलते हैं या विधेयक बोल दें, उन विधेयकों का यहाँ पर वर्णन दे रखा है। आर्टिकल 107 में ये दे रखे हैं भाई जो हमारे साधारण बिल हैं या फिर आपके जो विधेयक हैं वो किस प्रकार से पारित होंगे, ये बात कहाँ दे रखी है, आर्टिकल नंबर 107 में दे रखे हैं भाई वो किस टाइप से पारित होंगे, साधारण बिल या विधेयक जो होंगे, इसके बारे में आपने अच्छे से ध्यान रखना। आर्टिकल 108 क्या कहता है, आर्टिकल 108 में क्या दे रखे हैं, जब भी मान लीजिए साधारण बिल, आपने याद रखना क्या होता है साधारण बिल। साधारण बिल का मतलब ये होता है जैसे देश के ऊपर कोई हो गया, अपन राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ा भी था, संयुक्त बैठक पढ़ाई थी, ज्वाइंट सेशन। तो याद रखना हमारा जब बिल पारित होता तो एक तो लोकसभा होती है और एक क्या होती है, राज्यसभा। लोकसभा से बिल पारित होके कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और फिर दोनों से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा। यदि मान लीजिए लोकसभा के बाद वो बिल राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। यह चीज और दे रखी है जो साधारण बिल है, साधारण बिल होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को क्या दे रखी है भाई, समान पावर दे रखी है, बराबर की पावर दे रखी है। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 108 क्या कहता है, 108 ये कहता है जब कोई बिल होता है, जो बिल संसद के किसी भी सदन में 6 महीने से रुका हो 6 महीने से क्या हो, रुका हो, उसी को आप क्या बोलेंगे अपना भाई, याद रखना वहां पर रुका हो तो उसे संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। क्या है भाई, संयुक्त बैठक बुलाने का क्या है, प्रावधान है। तो पेपर में पूछा जाए संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में, 108 में। और ये कॉन्सेप्ट अपना कौन से देश से सीखा था, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो बिल सदन के किसी भी सदन में 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हो, वहां पर ध्यान से सुनना, जो बिल होते हैं वो बिल अपने होते हैं भाई 4 टाइप के। बिल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। चारों को ध्यान से समझना। 4 बिल जो होते हैं, एक तो होता है साधारण बिल, ध्यान से सुनना, साधारण बिल या साधारण विधेयक कह लीजिए। एक होता है, पहला तो कौन सा हो गया, साधारण बिल। दूसरा यदि मैं बात करूं वो होता है मनी बिल यानी धन विधेयक। और तीसरा जो होता है फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। और एक कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बिल। तो बताइए बिल कितने टाइप के होते हैं भाई, 4 टाइप के होते हैं, याद रखना। ये पहला पॉइंट ये बनता है, यदि जो हमारा साधारण बिल है, यदि वो 6 महीने से किसी भी सदन में रुका होगा तो क्या बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक कभी भी नहीं रुक सकता, ठीक है। ये धन विधेयक कभी भी नहीं रुक सकता, इसलिए धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। उसके बाद वित्त विधेयक यदि रुक जाता है तो इसके ऊपर क्या की जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और संविधान संशोधन के ऊपर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई।
यानी दो तो ऐसे बिल है जहां पर क्या होगी, ज्वाइंट सेशन होगा, और दो ऐसे होंगे जहां पर ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साधारण बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में है, 107 में। हाँ, धन विधेयक के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है भाई, 109 में। वित्त विधेयक के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 117 में। और संविधान संशोधन बिल की जानकारी कौन से आर्टिकल में दे रखी है, 368 में। सारे के आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक। क्या बजट 109, 110 और 112 तीनों बजट से रिलेटेड है, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी समझाऊंगा ये, ठीक है। हाँ, वैसे बजट की डेफिनेशन कहां पर है, 112 में। बजट क्या है, एक मनी बिल है, यानी धन विधेयक है। बजट क्या है, एक धन विधेयक है। और धन विधेयक के बारे में कहां लिखा हुआ है, वो यहाँ पर धन विधेयक की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, और धन विधेयक पारित यहाँ पर होता है, उसके बारे में लिखा। आई समझ बात, ये ध्यान सुनना। तो बिल कितने टाइप के होंगे भाई, ये 4 टाइप के होंगे। चारों बिलों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल 109 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है भाई जो धन विधेयक है, कौन सा भाई, धन विधेयक। धन विधेयक याद रखना, धन विधेयक। धन विधेयक को पारित होने की जो प्रक्रिया है वह कौन से आर्टिकल में दे रखी है भाई, आर्टिकल नंबर 109 में दे रखी है। कैसे पारित होता है, ध्यान से सुनना। ये आर्टिकल नंबर 109, 109 ये क्या होता है, धन विधेयक जो है वो याद रखना, वो सबसे पहले कहां पारित होता है, लोकसभा में रखा जाता है। कहां पर भाई, लोकसभा में। और लोकसभा से पारित होकर वो कहां जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में जो धन विधेयक है, मनी जो बिल होता है, धन विधेयक, वो मैक्सिमम, धन विधेयक मैक्सिमम कितने दिन तक रुक सकता भाई, 14 दिन तक। पेपर में पूछा जाए कि बताइए धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है, 14 दिन तक ही रोका जा सकता है, इस बात को याद रखना। और जब इसको 14 दिन के बाद मान लो राज्यसभा वाले पारित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो पारित ही समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति भी इस पर साइन करने के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है, याद रखना। हाँ, एक तो ये याद रखना है, धन विधेयक राज्यसभा में मैक्सिमम कितने दिन रुकेगा भाई, 14 दिन। दूसरा पॉइंट, जो धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है, तो इसका जो निर्णय है वो कौन लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेगा भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसका निर्णय लेता है, ठीक है, इस बात का रखा। धन विधेयक कौन सा होता है, जैसे बजट। बजट क्या है, एक मनी बिल है। बजट क्या है भाई, एक मनी बिल है। यदि मान लीजिए कोई टैक्स है, टैक्स, उस नया टैक्स लगाना हो, वो क्या कहलाएगा, एक धन विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। इस प्रकार के जो बिल होते हैं जो पैसे से संबंधित हैं, हाँ, ये चीजें आपने याद रखनी है। तो आर्टिकल 109 में क्या दे रखा है, धन विधेयक को पारित कैसे होना है, और 110 में क्या दे रखा है, धन विधेयक की डेफिनेशन क्या होगी। अभी मैंने बताया बजट वगैरह जो है, धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो वो आर्टिकल 110 में दे रखी है। ओके, हाँ हाँ, वित्त भी पैसे से संबंधित है। वित्त में और इसमें क्या फर्क है, यदि हमें मान लीजिए किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेना है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका वित्त विधेयक कहलाएगा, ठीक है, इस बात को। यानी इस टाइप का कोई ऋण वगैरह लेना है, या टैक्स की दरों को निर्धारण करना है, ठीक है, ये इस टाइप के जो बिल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वित्त विधेयक, ठीक है। हाँ, जो धन विधेयक होता है वो एक वित्त विधेयक की श्रेणी में ही आता है। यानी जितने भी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक भी कहलाएंगे। पहले तो वो क्या होता है, वित्त विधेयक ही होता है, फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्धारण करेगा भाई ये वित्त विधेयक है या फिर धन विधेयक है। यदि उसने ये कह दिया वित्त विधेयक है, तो फिर तो क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। और यदि उस लोकसभा के अध्यक्ष ने यूं कह दिया भाई ये तो वित्त विधेयक नहीं, ये तो क्या है, धन विधेयक है, तो फिर क्या होगा, आपका वो 14 दिन तक ही रुकेगा, यानी उसके ऊपर बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक। इसमें बात, चलिए, तो धन विधेयक की 111 पे पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 111 में क्या दे रखे हैं, वीटो पावर।
किसकी वीटो पावर दे रखी है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर होती हैं, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं आर्टिकल नंबर 111 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, आर्टिकल 112, 112 में क्या दे रखा भाई? 12 में दे रखा भाई आय और व्यय का विवरण, व्यय, हाँ, का विवरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि एक साल में कितनी इनकम प्राप्त करती है और कितना खर्च करेगी, और इसी को आप क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। यानी पेपर में पूछा जाए जो बजट की डेफिनेशन संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है, तो आर्टिकल नंबर 112 में दे रखी है। बजट क्या है? एक मनी बिल है, ठीक है, उसको प्रक्रिया यहां पर दे रखी है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए बजट वर्ड, बजट शब्द का वर्णन कौन से उसमें है, तो याद रखना कहीं पर भी नहीं है। लेकिन बजट की डेफिनेशन, यानी बजट जो शब्द है ना, बजट शब्द की बात कर रहा हूं, इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लेकिन बजट की डेफिनेशन क्या होती है? आय और व्यय का विवरण। यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 112 में। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना भाई, बजट केंद्र सरकार भी बनाती है, क्या राज्य सरकार बजट बनाती है? तो राज्य सरकार भी तो बजट बनाती है। राज्य में भी तो एक वित्त मंत्री होता है, वो कौन सा आर्टिकल होता है? 202। राज्य के बजट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? 202 में है। और केंद्र के बजट की डेफिनेशन कहां पर है? आर्टिकल नंबर 112 में है। ठीक है, चल अब मेरे को ये बताइए आप, बजट, बजट जो है, बजट, बजट सबसे पहले दुनिया में किस देश ने बजट की शुरुआत करी थी? सबसे पहले बजट की शुरुआत किस देश ने करी थी? तो याद रखना वो करी थी भाई इंग्लैंड ने। इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जिसने बजट 1773 में पेश किया था। कब भाई? 1773 में विश्व का पहला देश है जिसने क्या करा था? बजट पेश करा था। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले, बताओ भारत, भारत जो है, भारत, इस भारत ने पहला बजट जो पेश किया था वो कब किया था? 1860 में। किसने पेश किया था? लोकसभा तो 52 में बनी है, ठीक है, यह बात कब की कर रहे हैं आप? 1860 की। अंग्रेजों का टाइम था। जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन नाम का एक अंग्रेज था और इसने 1860 के अंदर क्या करा था? भारत का पहला बजट पेश करा था। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए भारत का, ये पहला था भाई, भारत का प्रथम रेल बजट, रेल बजट, भारत का पहला रेल बजट किसने पेश करा था? तो आपका आंसर क्या आएगा? तो याद रखना 1924 के अंदर। कौन थे? सर एकवर्थ, सर एकवर्थ, एकवर्थ, ठीक है, अंग्रेजों के नाम है, याद रखना। सर एकवर्थ के द्वारा 1924 के अंदर क्या करा गया था? पहला रेल बजट पेश करा गया। जैसे ही भारत आजाद होता है, ठीक है, हाँ, आजाद होता है, तो उस टाइम पर पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम सेठी। एक मैंने आपको पहली क्लासों में पढ़ाया था अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार पढ़ाई थी, उसमें हमारे यहाँ एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, क्या नाम था? जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना था, हाँ, लियाकत अली खान। तो याद रखना भाई, अंतरिम सरकार, अंतरिम, हाँ, अंतरिम जो सरकार थी, सरकार, अंतरिम सरकार का बजट जो पेश किया था, बजट पेश, वो किसने कराया था? लियाकत अली खान ने। याद रखना, किसने? लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। लेकिन प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था वो किया था आर के षणमुखम सेठी।
षणमुखम सेठी। ये याद रखना। षण, हाँ षणमुखम सेठी। हाँ देखिए, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर आर के षणमुखम सेठी, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में भारत के अंदर कितने बजट पेश होते हैं? सिर्फ एक ही। कौन सा? आम बजट। कौन पेश किया कर रहे हैं? वित्त मंत्री। भारत में रेल बजट जो है वो कब बंद हो गया था? 2017 में। हाँ, रेल बजट जो है 2017 के बाद पेश नहीं हुआ, उसको आम बजट के अंदर क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। 2017 से बंद है। लेकिन आम बजट की बात करें तो वो याद रखना है आपने, आम बजट वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो है वो याद रखना आपने। तो ये बजट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, बाकी बजट डिटेल से पढ़ते हैं, वो चीजें आगे देखें। तो यानी बजट की डेफिनेशन संविधान के कौन से आर्टिकल में? 112 में। ठीक है। हाँ, बजट कैसा बिल आपसे पूछा जाए तो एक मनी बिल है। कैसा बिल है भाई? एक मनी बिल है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए करो नोटिस को जल्दी से एक बार। ये जेम्स विल्सन, सर एकवर्थ का नाम याद रखना है, लियाकत अली खां, आर के षणमुखम सेठी और आपका निर्मला सीतारमण। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश करा है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश करे हैं। ठीक है। हाँ, इस बात को यार अब तक की बात करें तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान में रखना। निर्मला सीतारमण सबसे मैक्सिमम बार जो बजट को पेश करे हैं वो किसने करे हैं? तो याद रखना आपने, जो मोरारजी देसाई। हाँ हाँ, 17 के बाद रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। अब भारत में सिर्फ एक ही बजट है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। कब? 1800। और पहली विद्युत ट्रेन लाइट वाली कब चली थी? लाइट, मैं तो लाइट वाली पूछूं। लाइट वाली भी मुंबई में चली थी, वो चली थी 1925 में। विद्युत विद्युत ट्रेन जो है वो आपकी चली थी, उसमें महाराष्ट्र की ही था। आपका शहर कहाँ से कहाँ तक थी? शायद पुणे, तो वो चली थी आपकी 1853 वाली। हाँ 18। और मेट्रो जो चली थी याद रखना वो 1984। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता वाली टोली। रेल बजट याद रखना, अब रेल बजट नहीं है, अब इसके अंदर शामिल। भारत में एक ही जगह ऐसी है कोलकाता, जहां पर क्या भाई सरकारी मेट्रो है। बाकी जैसे अपना दिल्ली में चलती है, मुंबई, हाँ ये सारी क्या है? प्राइवेट मेट्रो हैं। सिर्फ कोलकाता के अंदर अपना क्या है? गवर्नमेंट। 1984। हाँ, बाकी ट्रेन के बारे में हाँ हाँ चल रहा वो प्रोजेक्ट। चलिए आगे यदि हम बात करें इसमें, सुना ध्यान से, माखिया न मार। तो देखो आर्टिकल 117 में क्या दे रखा भाई? वित्त विधेयक के बारे में। लास्ट पॉइंट आता है आर्टिकल 120। 120 में क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है हमारी संसद की भाषा। संसद की भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश, यानी कोई भी एमपी होगा वो हिंदी में या फिर कौन सी? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं के अंदर बोलेगा। ये बात आपके आर्टिकल 120 में। यदि किसी अन्य भाषा में बोलनी है तो सदन का जो अध्यक्ष होगा, हाँ, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। इस चीज को याद रखना। आपसे पूछा जाए हमारी संसद की भाषा कितनी है, तो दो हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। लेकिन भारत की राजभाषा पूछी जाए तो कौन सी है? हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी अपनी? हिंदी।
तो याद रखना डॉक्यूमेंट नहीं ऑफिशियल देखने अपन राजभाषा हिंदी, हिंदी याद रखना है आपने। उसके बाद आपसे न्यू पूछा जाए हमारी पार्लियामेंट संसद की भाषा कौन सी है, तो आप कहोगे हिंदी और इंग्लिश। हमारी कोर्ट की भाषा कौन सी है, तो याद रखना इंग्लिश। हमारी संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। भाषा कितनी है, 22। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए और ये 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची के अंदर है, याद रखना। हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 11। कितनी हैं, 11। प्रश्न पूछ लें यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी टोटल भाषा कितनी है, 6 है, याद रखना। ठीक है, तो ये टोटल भाषाओं के बारे में जिक्र होता है कई बार, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश 22 11 और 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बातें थी आपकी किससे संबंधित भाई, संसद जो है उसका, हाँ आर्टिकल कंप्लीट हो गई। अब सुनिए ध्यान से पार्लियामेंट कमेटीज संसदीय समिति के बारे में। ठीक है, हाँ, तो पहली बात याद रखना जितनी भी हमारी संसद के अंदर समितियां बनती है कमेटी, और प्रत्येक कमेटी को फिर क्या किया जाता है, काम दिया जाता है, भाई आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, अलग अलग क्या किए जाते हैं, कामों का बंटवारा किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। जितनी भी हमारी संसदीय समिति हैं उनका वर्णन संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में हमारी संसदीय समितियों का वर्णन नहीं है। इस बात का है सिर्फ एक को छोड़कर, कौन सी, राजभाषा समिति को। कौन सी को भाई, राजभाषा समिति को छोड़कर बाकी जितने भी अब मैं समितियां पढ़ाऊंगा किसी का कोई आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक का आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर कौन सा, 344 में किसका वर्णन दे रखा भाई, राजभाषा समिति का, जो हमारी हिंदी है, याद रखना। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं भाई, 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 और 7 तो होते हैं राज्यसभा के, और 15 बात करें तो वो किसके होते हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उन्हें। ठीक है, तो 15 और 7 दोनों आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ, और किसी भी संसदीय, हाँ, राजभाषा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा भाई, राष्ट्रपति द्वारा। बाकी जितनी भी संसदीय समिति हैं उनका कहीं पर भी संविधान में वर्णन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। कई 4 समितियों के नाम दे देगा, निम्नलिखित में कौन सी समिति का वर्णन संविधान में, तो आपका आंसर क्या होगा, तो राजभाषा समिति। और राजभाषा समिति कौन से आर्टिकल में है, 344 के अंदर है। इस बात को आपने याद रखना भाई। चले, हाँ, अब मैं बात करूं अपने समितियां, तो हमारी जो संसद है उस संसद के अंदर जो होती है फाइनेंशियल कमेटी यानी वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां 3 याद रखना है, और पेपर एसएससी का हो, चाहे आपका कौन सा एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, इन 3 वित्तीय समितियों से ही क्वेश्चन आते हैं और किसी समिति से नहीं आते। एक तो होती कौन सी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको बोलते हैं। दूसरी कौन सी होगी, प्राक्कलन समिति होगी। तीसरी कौन सी होगी, लोक उपक्रम समिति, या इसको लोक उपक्रम कह लो या सार्वजनिक उपक्रम कह लो, एक ही बात है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, हाँ, यानी पब्लिक अंडरटेकर टेकिंग्स कमेटी जो है उसके बारे में। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा, इनका गठन कब हुआ था, कितने मेंबर होते हैं, याद रखना। एक चीज अच्छे से याद रखना, कोई भी समिति हुई, सिर्फ एक समिति को छोड़कर बाकी किसी का वर्णन संविधान में नहीं है। पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना, कोई भी समिति हुई, उस समिति का जो सदस्य होगा वो कभी भी मंत्री नहीं होगा, यानी जितने भी हमारे मंत्री होते हैं सरकार के अंदर वो किसी भी समिति का मेंबर नहीं बनेगा। इस बात को याद रखना। तो कोई भी समिति हुआ XYZ, यानी अन्य जो MP बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके सदस्य के रूप में काम करेंगे। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना।
चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी, पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था भाई, 1921 में हुआ था। बताइए भारत की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो आपका आंसर पूछा जाता है ये पेपर में, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा जो समिति है इसी को याद रखना, 1919 की बात है। 1919 में भारत में एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या था भाई, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत क्या कर दी गई थी भाई, इस समिति का गठन किया गया था, याद रखना। तो 1921 के अंदर सबसे पुरानी समिति। हाँ, अगला पॉइंट आता है जो लोक लेखा समिति है, एक अभी अपन पढ़ा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और एक है लोक उपक्रम समिति। तीन समितियां हैं, अभी जस्ट पढ़ा, ये देखो तीन, और तीनों की तीन का संबंध किससे है, पैसे से संबंधित है। तो याद रखना यहां पर क्या देख रहा है भाई, प्राक्कलन समिति की जुड़वा जो बहन है वो किसे कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, याद रखना। बताइए हमारी लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22, और 22 में से कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा, ये चीज याद रखना। अन्य होंगे जो और मेंबर, क्योंकि 543 मेंबर लोकसभा में होते हैं। हाँ, इन 22 में से याद रखना 15 जो हैं वो तो लोकसभा के, और जो 7 हैं वो क्या होंगे, राज्यसभा के क्या होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है। हाँ, प्रत्येक समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, एक साल बाद ये बदलती रहती है, याद रखना। हाँ, गणपूर्ति की बात करेंगे तो पूरा गणपूर्ति याद रखना कितनी होती है भाई, 1/3। यानी इस समिति काम कब करेगी, जब इसका 1/3। ठीक है। हाँ, इस पे आप करोगे 3 छके 18, 3 7 21, तो लगभग 8 मान लीजिए। जब तक 8 मेंबर यानी पहुंचेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेगी, याद रखना। तो बताइए लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया, 1921 में। कौन से एक्ट में इसका वर्णन था भाई, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में। भारत की सबसे पुरानी समिति का नाम बताइए, तो याद रखना पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद रखना। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, याद रखा। गणपूर्ति कितनी होती है, 1/3। कार्यकाल कितना होता है सभी समितियों का, 1 साल होता है। वर्तमान में हमारी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो के.सी. वेणुगोपाल। कौन है भाई, के.सी. वेणुगोपाल जो हैं वर्तमान में हमारी लोक लेखा समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, इस बात को आपने याद रखना। के.सी. जो हैं वर्तमान में हमारी लोकसभा के क्या हैं, और लोक लेखा समिति के क्या हैं भाई, सदस्य। और याद रखना ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से। ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस से। अब सुनना भाई, इस समिति का काम क्या होता है। फिर आपने एक पद सुना होगा, CAG, कैग जिसको बोलते हैं। हाँ, कंट्रोलर एडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, CAG यानी कैग। कोई बता सकता है कैग का काम क्या होता है, और कोई? यानी जितनी भी हमारी जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, उनका जितना भी खर्चा होता है, हाँ, उसका क्या करना, जांच पड़ताल करना। जैसे मान लो कोई भी सरकार है, वो कह देती है कि हमने यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो उस 2000 करोड़ रुपए की जांच कौन करेगा, कैग करेगा, CAG करेगा, यानी कैग। इतनी बड़ी पोस्ट होती है कैग। ये क्या करेगा, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जांच करता है। कहीं भाई ये पैसा ना लगाएं और वैसे पैसा उठा लिया गया हो, तो ये जांच करेगा। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री। इसका मतलब कैग किसका बंदा होता है, प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है। हाँ, खर्च कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। जांच कौन कर रहा है, इसी का बंदा कर रहा है। तो फिर दिक्कत आ सकती है जांच में। तो क्या किया गया भाई, जब कैग अपनी रिपोर्ट बनाता है, वो जो जांच करी उसने 2000 करोड़ की, वह रिपोर्ट क्या करेगा, वह रिपोर्ट ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति को देगा।
ले इतना रुपए लगाए हैं इन्होंने, इस काम पे लगाए हैं। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसको दे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष यह रिपोर्ट किसको दे देगा? लोक लेखा समिति को दे देगा। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष पार्टी का होगा। अब ये तो जांच सही करेगा फिर कैग ने रिपोर्ट सही बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है ना। कैग हो सकता है भाई सारा ले ले सरकार का, इसलिए देखो किस प्रकार से सिस्टम जड़ा गया है। तो यानी लोक लेखा समिति का काम सिर्फ क्या होता है? लोक लेखा समिति का काम आपसे पूछा जाए तो हाँ, ये किसकी जांच पड़ताल करता है? कैग। कैग की जो रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल, ठीक है। हाँ, जांच पड़ताल जो करती है वह कौन सी समिति करती है भाई? लोक लेखा समिति करती है। केंद्र सरकार के कार्यों की जांच पड़ताल कौन करता है? कैग। और कैग की कौन करेगा? तो याद रखना लोक लेखा। और इसका अध्यक्ष जो होगा हमेशा विपक्ष पार्टी का, मतलब बीजेपी पार्टी का कोई भी एमपी इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता इस समिति का। हाँ क्यों? तो फिर इसका बन गया तो फिर जांच कहां होगी? जांच बढ़िया, हाँ मतलब जांच असली होनी चाहिए ना। हाँ तो वो इसलिए इसके अंदर ये बनाया जाता है। किसकी नहीं चलती? इस समिति की तो चलेगी संसद में। हाँ ये कमियां निकालता है ना, और क्या अपोजिट में हो गया ना, ये तो निकालेगा। चलिए दूसरे, बस भाई आगे आगे हम बात करें प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति, जिसको अलग अलग नाम दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। तो बताइए इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। उसका कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। हाँ वो सबसे पुरानी थी। इसका गठन कब किया गया? 1950 में। किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है याद रखना, इसके कहने पर अपना यह समिति बनी थी 1950 में। प्रश्न पूछा जाता है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो प्राक्कलन समिति होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं भाई? टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से ही होंगे। कहां से होंगे? लोकसभा में। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है भाई? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जो हैं वर्तमान में हमारे क्या हैं? प्राक्कलन समिति के क्या हैं? अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका भाई बजट के अनुमानों की जांच करना, ठीक है। अब बात सुनना ध्यान से, जो केंद्र सरकार अपना बजट तैयार करती है, ठीक है, उन बजट के जो भी उन्होंने डिसीजन ले रखे हैं उनके ऊपर क्या करना? जांच पड़ताल करना। किसका काम है? प्राक्कलन। अभी मैंने बताया था बजट क्या है? एक मनी बिल है। और बजट सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में कितने दिन रुकेगा? 14 दिन। क्या राज्यसभा का बजट में कोई रोल होता है? नहीं होता। इसलिए फिर इस समिति में काम क्या है इसका? बजट। तो पूरा राज्यसभा का तो कोई मेंबर की जरूरत ही नहीं है। जब बजट में ही जरूरत नहीं है तो यहां पर क्या है? तो ये किससे संबंधित काम करती है? बजट। बजट के आंकड़ों संबंधित। और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है सबसे। और सभी के सभी याद रखना कहां के होंगे? लोकसभा के। इसलिए सबसे बड़ी समिति, सबसे पावरफुल समिति कौन सी होती है? वो यही है। हाँ प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम जो समिति है अभी पढ़ेंगे, और लोक लेखा समिति अपन जो पढ़ ली है उसका काम क्या होता है? कैग की रिपोर्ट की जांच करना। अब चलिए आगे, लोक उपक्रम समिति की बात करें। लोक उपक्रम समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1964 में। किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो याद रखना भाई कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन जो है उसकी सिफारिश पर। टोटल सदस्य कितने हैं? 22। और 22 में से यदि याद रखना आपने यहाँ पर जो 22 सदस्य हैं, 22 में से 15 लोकसभा के और 7 कहाँ के होंगे? राज्यसभा के। हाँ गणपूर्ति वही होगा, कितना? 1/3। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैजयंत पांडे। कौन है इसके अध्यक्ष? वैजयंत पांडे हैं, PUC कमेटी के, याद रखना। इसका काम क्या होता है? जो हमारे सरकारी ऑफिस होते हैं उनका क्या करना भाई? जांच वगैरह करना। उनकी जो रिपोर्ट होती है साल भर की उसकी जांच करना इसका क्या होता है? काम होता है। किसका भाई? लोक उपक्रम का। देखिए लोक लेखा समिति का काम क्या था? लोक लेखा समिति का तो उसका काम था कैग की रिपोर्ट की जांच करना,
ठीक है। हाँ, प्राक्कलन समिति का क्या था, बजट के ऊपर काम करना, और इसका काम क्या हो गया आपने याद रखना भाई, तो वो अपना सरकारी जो उपक्रम है उनके ऊपर। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ठीक है, विभागीय समितियां, हर विभाग की क्या होती हैं, अलग अलग कमेटी यानी समितियां होती हैं, याद रखना। विभागीय समितियों की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुना। 1989 के अंदर, कब की बात है, 1989 में नियम समिति की सिफारिश पर भारत में 3 डिपार्टमेंट यानी 3 विभागीय समितियों का गठन किया गया था। पहली बार 1989 के अंदर कितनी समितियां बनी थी भाई, 3। फिर 1993 में कितनी बन गई है, टोटल 17 की। आज हमारे पास कितनी समितियां टोटल, 24। तो बताइए विभागीय समितियों की टोटल संख्या कितनी है आज, तो याद रखना भाई 24 है, इस बात को याद रखना। और 24 समितियों की यदि मैं बात करूं, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई, 31 सदस्य होते हैं। एक में कितने मेंबर होंगे, 31। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग क्या बनती है, एक समिति बनती है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि बताइए कितनी समितियां काम करती, विभागीय 24 है। प्रत्येक समिति के अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं, 31। 31 31 31 करके कितनी, 24 समितियों के अंदर क्या होंगे, मेंबर होंगे। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। एक आती नियम समिति। नियम समिति का काम क्या होता है, सदन की प्रक्रिया और कार्य, भाई सदन किस प्रकार से चलेगा, प्रक्रिया के बारे में दे रखे हैं। और नियम समिति की बात करें, लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की क्या होती है भाई, अलग होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती हैं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 16 मेंबर, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। यदि हम बात करें इनका काम भाई नियम वगैरह, लोकसभा के रूल रेगुलेशन, राज्यसभा के। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं, यहां पर अगला पॉइंट आता है कार्य। इसकी बात करें, कार्य मंत्रणा समिति, इसके अंदर भी अलग अलग होते हैं। भाई सदन का जो कार्यक्रम होता है, समय सारणी होती है, अभी आप पढ़ेंगे टाइम टेबल क्या होता है। तो 15 सदस्य याद रखना और 10 सदस्य याद रखना। 10 तो कहाँ होते हैं, राज्यसभा वाली में, और लोकसभा वाली में कितने होते हैं, 15 होते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, कार्य मंत्रणा समिति, ये सारी की सारी समितियां जो होंगी वो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी जो बातें करेंगे आप वो बाद में डिस्कस करेंगे।